नमस्कार, मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द स्वतंत्र। कल एक बड़ा फैसला आया राउज एवेन्यू कोर्ट से, जिसमें स्पेशल सीबीआई जज जितेंद्र सिंह ने अरविंद केजरीवाल और तमाम आरोपियों को शराब नीति मामले में डिस्चार्ज कर दिया। ये बड़ी घटना, बड़ा फैसला, और इस बड़े फैसले पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ वकील, देश के जाने माने क्रिमिनल लॉयर, पूर्व एसजी सिद्धार्थ लूथरा सर, जो कानून में उनसे ज्यादा बेहतर और क्रिमिनल लॉ में उनसे ज्यादा बेहतर समझ मुझे शायद नहीं दिखाई देती। सिद्धार्थ सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला। नमस्कार विक्रांत जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे बारे में सोचा। बहुत बहुत धन्यवाद। सिद्धार्थ सर, सबसे पहले इस जजमेंट को किस तरह से देखा जाए, क्योंकि सर जब ये केस दर्ज हुआ था बहुत इसके बारे में चर्चा हुई थी, और 23 आरोपी, और कोर्ट ने सबको डिस्चार्ज कर दिया। किसी को भी ये नहीं समझा कि इस केस में चार्ज तक फ्रेम किए जाए। तो किस तरह से इस जजमेंट को देखा जाए? देखिए, हमें ये देखना है कि सीबीआई हमारी प्रीमियर एजेंसी है। उसमें हम समझते हैं कि सीबीआई जैसी तफ्तीश, जैसी इन्वेस्टिगेशन कोई नहीं करता। और अगर सीबीआई की इतनी अच्छी इन्वेस्टिगेशन है तो एक सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन फेल हो सकती है, इसमें कोई कोई दो राय नहीं है। जैसे इस केस में फेल हुई है और डिस्चार्ज हुए लोग, ये नहीं कि ट्रायल चला, पहली हाँ। स्टेज पे ही डिस्चार्ज हुआ है। कॉग्निजेंस पे नहीं, दूसरी स्टेज पे कहना चाहिए डिस्चार्ज हुआ है। पर इस फैसले से हमें एक सीख आती है, वो ये है कि कभी तो प्रश्न उठना चाहिए अनुसंधान एजेंसीज पे, सरकारों पे, कि आप लोगों को अरेस्ट क्यों करते हैं। अभी हाल में ही सुप्रीम कोर्ट ने, जस्टिस सुंदरेश साहब की बेंच ने एक फैसला दिया है सत्येंद्र कुमार अंतिल में, कि आप बिना सोचे समझे ना अरेस्ट करें हम्म। जब तक कि कोई इन्वेस्टिगेशन की स्पेसिफिक जरूरत ना हो या कोई टैंपरिंग का डर ना हो। आप लोगों को अरेस्ट ना करें, उनको गिरफ्तार ना करें। मेरा मानना है कि हमारे देश में कोशिश हुई, लेकिन लोग अरेस्ट हो जाते हैं, जेल में समय भी लग जाता है। और तब भी जब डिस्चार्ज होते, जब एक्विटल होता है, तो कौन इसकी जिम्मेदार है? हम्म। कौन जिम्मेदार है कि सरकारी समय, सरकारी मैन आवर, सरकारी पैसा, जुडिशियल सिस्टम का टाइम, और जिन लोगों की जिंदगी के हमने चंद दिन ले लिए, चाहे 2 दिन लिए, चाहे 10 महीने लिए, उसका जवाब कौन देगा? कभी तो हमें पूछना पड़ेगा हमारी एजेंसी से कि अगर इतना ही कमजोर केस था, हम्म। इतनी कमियां थी, तो आपने किसी को गिरफ्तार क्यों किया? हम्म। ये प्रश्न हम नहीं पूछते। और पूछते, मैं बताऊं क्यों नहीं है। जी। क्योंकि अगर हमें जुर्माना लेना है या प्रोसिक्यूशन करनी है कि हमें गलत फंसाया गया, तो वो अपने आप में ही हम्म। एक तकलीफ बन जाती है, एक बंधन बन जाता है। और वो बंधन हर आदमी झेल नहीं सकता। हम्म। इसलिए अगर आप देखेंगे, जब से ये कानून आए 1860 करीबन से, इस देश में कितनी कम प्रोसिक्यूशंस हुई हैं, मेलिशियस प्रोसिक्यूशन, या किसी ने सरकार से मुआवजा मांगा है। नहीं हाँ। मांगते लोग, सही क्यों? बात। उनको लगता है कि अगर हम छूट गए हैं तो हम अपनी जिंदगी चलाएं। हम्म। अगर इस नजरिए से देखिएगा कि हमारे संविधान में हर आदमी को लाइफ, लिबर्टी, हाँ। जिंदगी और आजादी का हक है। हम्म। जिस शख्स ने, जिस एजेंसी ने किसी की जिंदगी या आजादी पे रोक लगाई, हम्म। वो कभी तो उनको जवाब देना पड़ेगा। हम्म। इस चीज के बारे में मुझे लगता है इस केस से हमें ये देखना चाहिए कि इस चीज से सोच आए। अगर आप याद करेंगे, इसी केस में, केस कई बार सुप्रीम कोर्ट गया, मनीष सिसोदिया जी के लिए बात चली। सरकार ने कहा कि अभी हमें तफ्तीश करनी, अभी हमें और काम करना, अभी हम केस चलाएंगे। हम्म। पर कहीं चला तो नहीं, अनुसंधान होते रहे। हम्म।
एक के बाद एक, उसी बहाने कस्टडी एक्सटेंड होती रही, लोग जेल में रहे। कौन जवाब देगा? ये प्रश्न मैं चाहता हूं कि उठे। और ये एक केस है, इस केस में जो भी अक्यूज थे, जिनको गुनाहगार माना गया, वो सब वो शख्स हैं जिनके पास ये ताकत है कि वो अच्छे से अच्छे वकील कर सकते हैं। लेकिन जो बेगुनाह, जो लीगल एड का लिटिगेंट है, जो शख्स बिलो पॉवर्टी लाइन का शख्स है या ईडब्ल्यूएस का शख्स है, उस कैटेगरी के लोगों को हम कब इंसाफ देंगे? आप कभी भी देखिए, कभी भी आप किसी भी हाई कोर्ट में, डिवीजन बेंच में जाएं, जहां मर्डर अपील्स या डेथ अपील्स या सीरियस ऑफेंसेस की केसेस चलते हैं, ज्यादातर आपको दिखेगा कि वहां लीगल एड के वकील ही पहुंचते हैं, क्योंकि ये लोग गरीब वर्ग के हैं और इनके पास वकील करने की क्षमता नहीं होती। एक मैं आपको क्लासिक केस सुनाऊंगा, मैंने किया सुप्रीम कोर्ट में लीगल एड की तरफ से। अनोखी लाल, उस शख्स को 13 दिन में डेथ पेनल्टी मिल गई। सुप्रीम कोर्ट ने रिमांड किया, फिर हाई कोर्ट गया, फिर हाई कोर्ट ने रिमांड किया, और फाइनली डीएनए एविडेंस कहा कि डीएनए एविडेंस एकदम बेकार है और उसका अक्विटल हो गया। अब उसकी जिंदगी के वो साल कौन वापस देगा? बिल्कुल सही तो बात। ये सोच, इस सोच के बारे में एक मैं चाहता हूं कि ऐसे केसेस से एक मूवमेंट चलनी चाहिए, एक वार्तालाप चलना चाहिए कि हमारे सिस्टम में, अनुसंधान के सिस्टम में, तफ्तीश के सिस्टम में क्या कुरीतियां है। कोर्ट्स आज, और मैं आपको एक और चीज कहना चाहूंगा, मुझे दिल्ली की सबऑर्डिनेट जुडिशरी पे भी गर्व है कि ऐसे ऑर्डर्स यहां से आ रहे हैं। मैं वहीं पर आना चाह रहा था सर। ये जो जजमेंट है 598 पन्नों का जजमेंट है, और बहुत ही विस्तृत तरीके से जज साहब ने एक एक चीज को पूरे डिटेल में लिखा है। उन्होंने जो जजमेंट दिया है उसमें एक एक चीज को पूरी तरीके से बेस दिया है। और अगर उस जजमेंट को हम पढ़ें तो ये भी दिखाई देता है कि कोर्ट ने साफ कर दिया है कि पॉलिटिकल बैटल्स को सुलझाने के लिए सीबीआई और जांच एजेंसियां काम नहीं कर सकती। अगर इलेक्शंस में फंडिंग को लेकर के, खर्चों को लेकर के किसी का पॉलिटिकल आरोप है तो उसको इस तरीके के केसेस से नहीं सुलझाया जा सकता। क्या जांच एजेंसियां सबक लेंगी? क्योंकि सर पिंजरे का तोता तो कई बार कह चुकी है, सुप्रीम कोर्ट भी बोल चुकी है। जब तक सरकारें ये समझ नहीं लेंगी तो एजेंसीज कैसे लेंगी? ये चीज सरकारों को समझना चाहिए कि आज आप सत्ता में, कल कोई और सत्ता में होगा। ये चीज हमें समझनी पड़ेगी, लोगों को समझना पड़ेगा। आम आदमी तो समझ रहा है, लेकिन सरकारों को और पॉलिटिकल पार्टीज को समझना पड़ेगा कि तफ्तीश की एजेंसीज को वेपनाइज ना किया जाए। उनको आप ताकत तो दे रहे हैं, लेकिन वो भगौड़ा घोड़े की तरह हो जाएगा जो अपने हिसाब से चलेगा। आज किसी और पे चढ़ रहा है तो कल आप पे भी चढ़ेगा। सर इस और मामले में जी ये मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, जी यहां तो फिर हम बात कर रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज की, लोग जो सत्ता में हैं, पर जो गरीब आदमी है, जो पिछड़े वर्ग का इंसान है, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं ये देखना पड़ेगा। किसी भी सोसाइटी में, किसी भी समाज में, जब तक हम उनकी सोच नहीं रखते, जो अदालत तक, न्यायालय तक नहीं पहुंच सकते, तो हमारी समाज बढ़ेगी नहीं। सर आप कंपनसेशन दिलवाने की बात कर रहे हैं, जो बेगुनाह लोगों ने अपने जेल में समय बिताया। यहाँ एक सामान्य व्यक्ति, मिडिल क्लास व्यक्ति भी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाने का नहीं सोच सकता, क्योंकि इतना महंगा हमारा लीगल सिस्टम है। तो कहाँ वो कंपनसेशन की बात करेगा? आपने बिल्कुल सही बात की कि वो ये सोचता है कि चलो जान छूटी, मैं बरी हुआ या मैं डिस्चार्ज हुआ, उतना ही उसके लिए बहुत है। वो कहाँ कंपनसेशन के लिए केस करेगा? आप एकदम सही कह रहे हैं। आज के दिन में मैं आपको ये बता दूं कि पॉलिटिकल लोगों के लिए या कंपनीज के लिए ही उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय बन गई हैं। वहां गरीब वर्ग का इंसान पहुंचने में भी कठिनाई होती है। दिल्ली को छोड़िए, दिल्ली में तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट साथ है, पर आप उत्तर प्रदेश को देखिएगा, हिमाचल प्रदेश में देखिएगा, लाहौल स्पीति से किसी को शिमला हाई कोर्ट आना है,
या असम में देखिएगा, किसी को गुवाहाटी आना है, अरुणाचल के बारे में सोचिएगा, बाकी स्टेट्स, प्रांतों के बारे में सोचिए जहां डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, जहां समय लगता है। नैनीताल में हाई कोर्ट है, देहरादून से आने में कितना समय लगता है, चकरौता से आने में कितना समय लगता है, और किसी के पास इतनी पूंजी भी है कि वो हाई कोर्ट जा सके या वकील कर सके। हाँ। इसलिए कई बारी आम आदमी के लिए उसकी अदालत थाना ही बन जाती है। और जब तक हम इसमें सुधार नहीं लाएंगे, इसलिए तफ्तीश एजेंसीज में सुधार लाना बहुत जरूरी है। हम कानून तो नहीं ले आए, बीएनएस ले आए, उसमें कहा जाता है सुरक्षा संहिता। हाँ। अब आप बताइए, ये जो अब लोग छूट रहे हैं इस केस में, उनको कहां से रक्षा मिली? हाँ, बिल्कुल सही बात है। सर, मैं थोड़ा सा अब इसका कानूनी पहलू, थोड़ी चीजें समझना चाहूंगा कि इस मामले में कल जजमेंट आया, कल सुबह ये जजमेंट सुनाया गया, 598 पेज का जजमेंट, और सीबीआई ने आनन फानन में अपील भी फाइल कर दी। क्या केवल जल्दबाजी में पॉलिटिकल कारणों से अपील फाइल की? क्या सामान्य तौर पर इस तरीके से इतनी तेजी में, क्योंकि जो टाइम लिया सीबीआई ने अपील फाइल करने में, अपील फाइल करेंगे तो आप जजमेंट को पढ़ेंगे, क्या लेकुना आपको समझ में आते हैं उन सबको मार्क करेंगे, पूरा तैयारी की जाती है, लेकिन अपील भी फाइल कर दी। और इसी में ये भी समझना चाहूंगा सर कि क्या अगला स्टेप क्या होगा? क्या चार्ज फ्रेम के ऑर्डर, डिस्चार्ज करने के ऑर्डर पर हाई कोर्ट स्टे लगा सकता है या नहीं? हाई कोर्ट स्टे लगा सकता है डिस्चार्ज की ऑर्डर पे, पर स्टे लगाना मतलब कि रिवीजन ही अलाउ करना है। तो हाँ। मेरा मानना है कि, मेरी उम्मीद है कि हाई कोर्ट स्टे एक्स पार्टी नहीं लगाएगा, हाँ। और हाई कोर्ट सुन के इसको अंतिम निर्णय देगा। सीबीआई जल्दी तो चल सकती है, ये नहीं कि नहीं होती, इमरजेंसी केसेस में जलती है, लेकिन उनका एक प्रोसेस है। डीओपीटी भी मैटर जाएगा, हाँ। डिपार्टमेंट ऑफ लॉ में भी जाएगा, और एडिशनल सोलिसिटर जनरल या किसी लॉ ऑफिसर के पास भी जाएगा। जल्दबाजी करना कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ये सोचिए कि नॉन पॉलिटिकल और पॉलिटिकल केसेस में कभी कंपैरिजन कीजिएगा तो आपको आपका अपना जवाब मिल जाएगा। क्या सीबीआई ने सरकारी प्रेशर की वजह से जल्दबाजी की? तो इसका जवाब यही है कि ये तो डायरेक्टर सीबीआई से लेना पड़ेगा आपको, या डीओपीटी इंचार्ज मिनिस्टर से। लेकिन सर, कोर्ट ने आईओ के खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी की गई है, कि करने की बात की है। इस तरह के हाई प्रोफाइल केसेस में क्या सिर्फ एक आईओ की भूमिका हो सकती है? देखिए, कोर्ट के पास ये ताकत है, हमारे दिल्ली हाई कोर्ट रूल में भी लिखा है कि आईओ के खिलाफ कार्रवाई शुरू कराई जा सकती है अगर तफ्तीश में खामियां हैं। इसलिए मेरा मानना है कि कोर्ट ने सही किया है। एक चीज तो हमें समझना पड़ेगा कि हमारे यहाँ जो अफसरान हैं, जो तफ्तीशों पे, जो एजेंसी पे जिनका उत्तरदायित्व है, वो कब क्वेश्चन किए जाते हैं। सीबीआई में डायरेक्टर साहब 2 साल के लिए आएंगे, वो आएंगे, कुछ करेंगे, और दुख की ये बात है कि जिन केसेस में इनको तफ्तीश करनी चाहिए, वहां अपने ही कारणों की वजह से ये नहीं करना चाहते। हाँ। जिन केसेस में तफ्तीश कमी है, देखिए सीबीआई में डेपुटेशन पे अफसर आते जाते रहते हैं, लेकिन सीबीआई में पहले माना जाता था कि एक इंस्टीट्यूशनल मेमोरी है, कि एक कंटिन्यूटी रहती है, तफ्तीशें चलती हैं, अफसर बदलते हैं, लेकिन अंत नतीजा ठीक निकलता है। कई बार ये भी कंप्लेंट थी कि बहुत कागज है, बहुत लंबी तफ्तीश है, बहुत गवाह होते हैं, लेकिन कोशिश होती थी सीबीआई में, जब मैंने वकालत शुरू की 30-35 साल पहले, कि सीबीआई की तफ्तीश को हम मानते थे कि एक्सेप्शनल तफ्तीश है, अच्छे तरीके से सोच समझ के हर हर नजरिए को देख के की जाती थी। अब इसी तफ्तीश को अगर देखेंगे आप, तो एक प्रश्न उठता है कि जो अफसर थे, क्योंकि ऐसी तफ्तीश जो जिनमें नेता होते हैं, ये डायरेक्टर सीबीआई तक क्लियर होती है। तो डायरेक्टर सीबीआई उस समय के
क्या सोच रहे थे, ये उनसे ही पूछना पड़ेगा। बिल्कुल। सर एक चीज मैं और जानना चाहूंगा कि देश की मीडिया सर ये चलाती है कि शराब नीति घोटाले में सभी आरोपी बरी, लेकिन सभी आरोपी आरोप मुक्त। लेकिन अब तो ये घोटाला हुआ भी था या नहीं, क्योंकि अब तो ये साफ हो गया कि जब सारे ही एक्यूज डिस्चार्ज हो गए तो घोटाला शब्द भी यूज करना गलत है। देखिए, कुछ काफी मीडिया चैनल्स, कुछ नहीं, काफी मीडिया चैनल्स ऐसे घोटालों की बात करती हैं। अब मैं तो देखना चाहूंगा कि उनकी तरफ से हम्म, कभी जो डिस्चार्ज व्यूज है उनसे माफीनामा आएगा कि नहीं। आना तो चाहिए। बिल्कुल। और अगर आप कल से देखें तो ये भी देखिए, उन्हीं चैनल ने जिसको घोटाला कहा था, उन्हीं अखबारों ने जिनने घोटाला कहा था, और कहना उनका हक था, उस समय घोटाले की बात चल रही थी, उन्होंने कितनी डिटेल में ये खबर छापी कि घोटाला था ही नहीं। जरा इस पे भी गौर रखें। बिल्कुल सर, एक शब्द जो मैं अक्सर कहता हूं सर कि जब भी पुलिस या इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज कुछ भी अपनी खबरें देती हैं तो हम लोग पहले एलिज शब्द का इस्तेमाल करते थे, कथित घोटाला लिखते थे। लेकिन अब धीरे धीरे वो जो एलिज शब्द है वो एकदम साफ हो गया और सीधा ठप्पा लगा दिया जाता है। जो जांच एजेंसी कहे उसे भगवान के शब्द मान लिए जाते हैं। एक अंतिम सवाल सर मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि अब इसका ईडी वाले केस पर क्या असर पड़ेगा, क्योंकि ईडी का केस तो प्रिडिकेट ऑफेंस के आधार पर ही दर्ज किया गया था। सीबीआई ने अपील इसीलिए फाइल की है कि ईडी का केस किसी तरीके से बच जाए। हम्म, नहीं तो विजय मदन लाल चौधरी की जजमेंट में ज्यादा कुछ तो नहीं मिला था अक्यूज साइड को, पर एक चीज जरूर मिली थी कि अगर यहाँ डिस्चार्ज तो ईडी, अगर सीबीआई या पुलिस के केस में डिस्चार्ज तो ईडी की केस में चार्ज। एक बड़ी अफसोसजनक बात है कि एक सरकार ने एक पीएमएलए एक प्रोविजन डाला कि ईडी का जो ऑफेंस है, जो स्टैंड अलोन है, कि अलग है। हम्म, लेकिन कभी एक मैं आपकी मैं दर्शकों से के सामने एक प्रश्न रखना चाहता हूं जी। कि कई केस होते हैं सीबीआई की तफ्तीश के, जहां सीबीआई या पुलिस अनुसंधान करती हैं और उसमें उनको लगता है कि कोई जुर्म हुआ, लेकिन ईडी का काम है देखना कि जुर्म में, ऑफेंस में, कोई प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है कि उसमें से कोई नाजायज पैसा हाँ। या आमदन या वैल्यू निकली कि नहीं। लेकिन अगर आप देखें कि अब के जमाने में सीबीआई का केस खत्म हो जाता है, हाँ। पुलिस का केस खत्म हो जाता है, ईडी तब भी चलाए जा रही है केस, हाँ। ईडी उसके बाद अपने आप एफआईआर दर्ज करानी है। ये मेरा मानना है घोर अ, अन्याय है, हम्म। एकदम कानून के विरुद्ध है। और कभी ना कभी मेरी उम्मीद है, जैसे इस अदालत ने हाँ। सच्चा फैसला दिया, उसी तरह कभी कभी उच्च और उच्चतम न्यायालय से यह फैसला मिलेगा कि विजय मदन चौधरी में जो कहा गया वो सही था, हाँ। और जहां डिस्चार्ज होता है वहां ईडी को वहीं रोक लेनी चाहिए। हम्म, तो एक बारी ईडी के जो वरिष्ठ अधिकारी, उनको सोचना पड़ेगा कि अब हम ईडी का केस चलाएं या ना चलाएं। उनको लगता है कि उनके केस में अपनी ही जान है और नीचे वाले केस से, प्रेडिकेट ऑफेंस से कोई लेना देना नहीं है। ये अफसोस की बात है। हाँ वैसे ईडी तो क्या सोचेंगे सर उनके अफसर, क्योंकि अब तो पूरा जो डायरेक्शन है वो तो सरकारों की तरफ से आता है ये कहा जाता है। लेकिन सर आप हमारे साथ जुड़े, चर्चा की, कई चीजें साफ की, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसलिए भी शुक्रिया कि बहुत दिनों बाद आपसे आमने सामने चर्चा हुई। शुक्रिया सर। अभी तो टीवी पे भी मुलाकात मैं बाकी है। जल्दी 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 मिलता हूँ सर। थैंक यू।